हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल से रोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शिमला एग्रीमेंट के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान का शिमला एग्रीमेंट को अबेयंस में रखना ये एक डिप्लोमेटिक ट्विस्ट लेकर आया है। तो ऐसे में एज अ लॉ स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें कि शिमला एग्रीमेंट किस रिगार्ड में साइन हुआ था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो इंडिया 3 भागों में बांटा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या क्या था? तो ईस्ट पाकिस्तान बना जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान बना जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और तीसरा बना हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है। तो जब बंटवारा हुआ तो उसके कुछ साल बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, मतलब जो बांग्लादेशी थे, उनको ऐसा लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कौन कर रहा है भेदभाव? तो वेस्ट पाकिस्तान भेदभाव कर रहा है। तो जब उन्हें ऐसा लगा तो एक रिबल की सिचुएशन आई। भेदभाव भी किन किन ग्राउंड्स पे हो रहा था? तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो बांग्लादेशी थे, उनका मानना था कि उनके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन कहे तो उनका कहना था कि 1970 में जब इलेक्शंस हुए, ठीक है, उस इलेक्शन में कौन जीतता है? तो शेख मुजबिर रहमान जीतते हैं। और जब वो जीतते हैं तो बात होती है कि भैया इनको पावर दो ताकि ये मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बना ले। कहाँ पे? बांग्लादेश में। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने बोला कि भैया हम पावर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। किसको पावर नहीं दे रहे थे ये लोग ईस्ट पाकिस्तान को पावर नहीं दे रहे थे। तब तक ये ईस्ट पाकिस्तान था। जब ये वॉर हुआ 1971 का, उसके बाद ये बांग्लादेश बना। तो उन्होंने कहा हम पावर नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हुआ एक रीज़न पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का। दूसरा रीज़न आता है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का। तो कहते हैं कि भाई ईस्ट पाकिस्तान का बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन था वेल्थ में, लेकिन वो वेल्थ वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगा रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन का कारण बना क्या? लिंग्विस्टिक बेसिस। बांग्लादेश का जो आप जियोग्राफिकल डायमेंशन देखेंगे तो लोगों का मानना था कि बंगाली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का कहना था नहीं नहीं, तुम पाकिस्तान हो तो तुम्हें उर्दू बोलना है। तो वो उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराना चाहते थे। तो जब पावर ट्रांसफ़र करने से वो मना कर दिए तो शेख मुजबिर रहमान के जितने भी सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने बांग्लादेशी नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। अब इस बांग्लादेशी नेशनलिज्म को लेकर एक ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? पाकिस्तान की आर्मी में। कब लॉन्च किया? 25 मार्च 1971 में। तो जब ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ तो उसके माध्यम से जितने भी बंगाली एक्टिविस्ट थे, जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो शेख मुजबिर रहमान को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के अगेंस्ट, मतलब उन लोगों को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ उद्देश्य ये भी था कि जो बांग्लादेशी नेशनलिज्म है इसे क्रश किया जाए। ढाका में मास किलिंग हुआ। मास किलिंग के दौरान हजारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोग वहां से भागकर इंडिया आए। और उसी समय ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद जन्म लेती है मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था। इन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया था। इंडिया ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया और फिर पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के एयर बेसिस पे अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो इंडिया और मुक्ति वाहिनी मिलकर एक फुल फ्लेज्ड वॉर घोषित करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये वॉर चलती है 13 दिन तक। 13 दिन के बाद पाकिस्तान की आर्मी कोलैप्स होती है और ये वॉर में पाकिस्तान सरेंडर कर जाता है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। जब वो हारते हैं तो उनके 93,000 सोल्जर्स को इंडिया वॉर ऑफ प्रिजनर्स के तौर पे उन्हें अपने यहाँ कैद कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि 16 दिसंबर 1971, जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था, उस दिन को विजय दिवस के तौर पे बांग्लादेशी आज भी मनाते हैं। और बांग्लादेशी मतलब ईस्ट पाकिस्तान एज अ बांग्लादेशी सेपरेट नेशन बना 16 दिसंबर 1971 को। अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, उस समय इंडिया ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड को ऑक्युपाई कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, जो लैंड पाकिस्तान की थी। और उसके बाद एक इंटरनेशनल टेंशन बनना शुरू हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर बना कि इंडिया और पाकिस्तान को बातचीत कर लेना चाहिए, आपस में मतलब शांति समझौता कर लेना चाहिए, एक पीस ट्रीटी साइन कर लेना चाहिए, जिसके लिए उन्हें बात करना पड़ेगा। तो इस समय सोवियत यूनियन ने बड़ा रोल प्ले किया। वो एज ए मेडिएशन मॉस्को में इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया जिन जिन मुद्दों पे तुम्हें बात करना है ना, उसका एक ग्राउंड वर्क, एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर लो।
फिर 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी जब ये सब कुछ हुआ। तो इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार भुट्टो, जो कि जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो उन्होंने पावर को गेन किया था, मतलब वो उस समय पावर में आए थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी की मीटिंग होती है शिमला में 2 जुलाई 1972 में। ये मीटिंग 3 दिनों तक चलती है और उन 3 दिनों में ये लोग बात किन किन मुद्दों पे करते हैं, तो कश्मीर के इशू पे बात करते हैं, जो वॉर ऑफ प्रिजनर्स थे उनको छोड़ने की बात होती है, और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान का फ्यूचर में कैसा रिलेशन रहेगा इसके बारे में बात होती है। पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया ने जो लैंड कैप्चर किया है वो लैंड उन्हें वापस कर दिया जाए, और इंडिया चाहता था कि कश्मीर का जो इशू है वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। तो इस उद्देश्य से 3 दिनों तक की जो मीटिंग चली, उसके बाद इन लोग एक पड़ाव पे आते हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बायलैटरल रिजोल्यूशन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे। यानी कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कोई भी थर्ड कंट्री, कोई भी थर्ड पार्टी मेडिएट नहीं करेगी, ये लोग आपसी बातचीत करके उस मामले को रफा दफा करेंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ, पाकिस्तान को उसकी ज़मीन वापस कर दी गई, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एज अ सेपरेट नेशन रिकॉग्नाइज़ किया, वॉर ऑफ प्रिजनर्स को भी छोड़ दिया गया, और उसके बाद कश्मीर का इशू जो था, कहा गया कि आप इस मैटर पे, मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसमें आप कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व करेंगे। तो कश्मीर का इशू भी अब यूएन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बायलैटरल रिजोल्यूशन के प्रिंसिपल को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो में जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी मेडिएशन वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, क्यों उसको अडॉप्ट नहीं किया। सीज फायर लाइन जो थी उसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया था, लेकिन इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात ये होता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट, क्या कभी इसका वॉयलेशन पाकिस्तान ने किया? तो जी हाँ, बिल्कुल किया। कैसे किया? कश्मीर में टेरर ग्रुप को फंडिंग करके, उनको आर्म्स प्रोवाइड करा के, कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है, और उसके बाद यूएन में और अदर कंट्रीज़ में कश्मीर वाले इशू को बार बार पाकिस्तान रेज करता है। तो जो बायलैटरल रिजोल्यूशन था, जो बायलैटरल प्रॉमिस उन लोगों ने किया था, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान अक्सर ही वॉयलेट करने की कोशिश करता है। अब बात आती है कि जो पाकिस्तान ने ये शिमला एग्रीमेंट को अबेयंस में रखा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखो भैया, लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस अनसर्टेन हो सकता है। कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था तो लाइन ऑफ कंट्रोल को एक डी फैक्टो बॉर्डर के तौर पे घोषित किया गया था। अब अगर आप इस एग्रीमेंट को अबेयंस में रखते हैं, तो इसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल का जो स्टेटस है वो अनसर्टेन हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को डी फैक्टो बॉर्डर क्यों किया गया था? ताकि कश्मीर का जो इशू है वो पीसफुली सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल को डिसओबे करता है, तो इंडिया भी उसको इग्नोर कर सकती है, और जब इग्नोर करेगी तो मिलिट्री रिटेलिएशन पॉसिबल है, और जब मिलिट्री रिटेलिएशन पॉसिबल है तो पीओके के कुछ एरियाज़ को इंडिया कैप्चर भी कर सकता है। समझ में आ रही बात? फिर कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टेंशन तो वैसे ही हमारे देश में इस समय बढ़ा हुआ है, पहलगाम अटैक के बाद और भी ये बढ़ेगा, क्योंकि आपने बायलैटरल रिजोल्यूशन जो एक्सेप्ट किया था, अगर आप शिमला एग्रीमेंट को अबे करते हैं, उसकी अबेयंस कर रहे हैं, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे मामले को रफे दफा करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। फिर कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज़ हुए हैं उन सब पर असर पड़ेगा, ट्रेड पे असर पड़ेगा। तो ये सारी इश्यूज हो सकते हैं अगर आपने मतलब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को साइड में रखा या सस्पेंड करने की कोशिश की या उसका अबेयंस किया। ठीक है, वैसे तो अभी तक कोई रिटन नोटिस इंडिया को नहीं मिली है, पर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद, जो कि एक हम कह सकते हैं कि वाटर सिक्योरिटी का मेजर इशू हो सकता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने इसको क्या बोला कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और उसके रिस्पॉन्ड में हम शिमला एग्रीमेंट को भी साइड में रखने की कोशिश करते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि बायलैटरल ट्रीटी जो उनके बायलैटरल रेजोल्यूशन को जो अडॉप्ट किया था शिमला एग्रीमेंट के माध्यम से, वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करने के लिए बोलते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट को अबेयंस पे रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का ये जो स्टेप है ना शिमला एग्रीमेंट को लेकर, ये स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है,
ठीक है, या सिंपली एक तरीके का पॉलिसी शिफ्ट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है इन सब जो भी सब कुछ देश में चल रहा है उस पर आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पाकिस्तान फॉर्मली विड्रॉ कर लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास ज़्यादा पावर होगी और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। कश्मीर डिस्प्यूट और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चीज़ें पसंद आए तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।